सो हम लोग अपनी माई एसक्यूएल की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एक सिंपल इंट्रोडक्शन टू जॉइंस किया था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि जॉइंस के केस में अगर मान लीजिए हमारे पास दो टेबल्स हैं, जैसे यहाँ पे कैटेगरीज टेबल है और यहाँ पे प्रोडक्ट्स टेबल है। दोनों टेबल में कुछ अपना अपना डेटा है। फॉर एग्जांपल जो कैटेगरीज टेबल है, कैटेगरीज टेबल में हमारा जो डेटा है वो 4 अलग अलग कैटेगरीज का डेटा है, और प्रोडक्ट टेबल में जो डेटा है वो 6 अलग अलग प्रोडक्ट्स का डेटा है। सो हमने ये भी देखा कि जो कैटेगरीज टेबल है उसमें इलेक्ट्रॉनिक बेवरेजेस, स्नैक्स और क्लोथ नाम की 4 कैटेगरीज हैं, और जो प्रोडक्ट टेबल है उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो सभी कैटेगरीज के हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के प्रोडक्ट नहीं हैं, बल्कि एक नया कैटेगरी ऐड किया गया है फर्नीचर, उसके प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे हमने ये सीखा था कि अगर हम इनर ज्वाइन अप्लाई करते हैं तो इनर ज्वाइन के केस में हमारा सिर्फ वो प्रोडक्ट आएगा जो दोनों टेबल में कॉमन होगा। तो दोनों टेबल में अगर हम कैटेगरी नेम पे ज्वाइन करते हैं तो जो कॉमन कैटेगरी नेम्स हैं केवल वही आएंगे। अगर हम लेफ्ट ज्वाइन करते हैं तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होगा कि हमारे जो लेफ्ट टेबल है उससे सभी कैटेगरीज के प्रोडक्ट आएंगे, पर राइट वाले में से केवल वही आएंगे जो मैचिंग है। तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक, बेवरेजेस, स्नैक्स और क्लोथ्स चारों देखने को मिलेंगे। और अगर हम राइट ज्वाइन करते हैं, तो ये राइट ज्वाइन का एग्जांपल था, तो राइट ज्वाइन के केस में हम लोगों को बेवरेज, स्नैक्स, क्लोथ्स तो दिखेगा ही, क्योंकि ये तो कॉमन ही है दोनों में। पर यहाँ पे हमें फर्नीचर भी दिखाई देगा, बिकॉज फर्नीचर जो है वो यहाँ पे राइट टेबल में दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ज्वाइंस में यही होता है कि जो इनर ज्वाइन होता है उसमें सिर्फ वही वैल्यूज आती है जो कॉमन हो सब में। लेफ्ट ज्वाइन में वो वैल्यूज आती है जो लेफ्ट टेबल में कॉमन हो, और राइट ज्वाइन में वो वैल्यूज आती है जो राइट टेबल में हो और लेफ्ट में कॉमन हो। अब एक और एग्जांपल देखते और उससे और अच्छी तरीके से समझें। इसके लिए हम लोगों ने एक और एग्जांपल रेडी किया है। तो हमने एक टेबल बनाई स्टूडेंट। इस स्टूडेंट टेबल में देखिए 4 स्टूडेंट हैं, एलिस, बॉब, चार्ली और डायना। इनकी स्टूडेंट आईडी है, और टेबल 2 में इन्हें ग्रेड मिली है। तो ऊपर के टेबल में कितने स्टूडेंट हैं आप बताइए? 4 ना। और ग्रेड टेबल में 3। दैट मीन्स कि जो, बट इन ग्रेड्स टेबल केवल 1, 2 और 5 की आईडी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ 1, 2, 3 और 4 की आईडी है, यहाँ 1, 2 और 5 की आईडी है। ठीक है, तो यानी राइट में भी जो ग्रेड टेबल है उसमें एक वैल्यू ऐसी है जो यहाँ पे नहीं है, और इसमें भी एक वैल्यू, इसमें तो 2-3 वैल्यू ऐसी है जो यहाँ पे नहीं है, जैसे यहाँ पे 3 और 4 नहीं है यहाँ पे। तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों टेबल में सारे के सारे वैल्यू कॉमन नहीं होते। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इस डेटा सेट को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग अपना एम्स या जैम जो भी आपने इंस्टॉल किया वो ओपन करके PHP माई एडमिन ओपन कर देंगे। अगर आप MySQL वर्कबेंच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप MySQL वर्कबेंच को भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे हम एक नया डेटाबेस बनाते हैं, और इस डेटाबेस का ऐसे नाम लिखते हैं, क्रिएट डेटाबेस ज्वाइन टेस्ट, ऐसा नाम रखते हैं और गो कर देते हैं। तो ऐसे हमारा ज्वाइन टेस्ट डेटाबेस आ जाएगा। आप कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हम पहले स्टूडेंट टेबल बनाते हैं। आप यहीं से पूरा कॉपी कर लीजिएगा, अभी ये कमांड मैं यहाँ पे दे दूंगा आप लोग को।
और इसमें हम कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, नेम और क्लास, और क्रिएट टेबल स्टूडेंट, उसमें हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट आईडी बनाइए, नेम बनाइए और क्लास बनाइए। 3 कॉलम बना रहे हैं और फिर उन तीनों कॉलम्स में एक एक वैल्यू यहाँ पे भर रहे हैं, और हर एसक्यूएल कमांड के बाद एक सेमीकोलन लगा रहे हैं ताकि एसक्यूएल को पता लगे कि ये पहली कमांड है, ये दूसरी कमांड है। ठीक है, और इसको बेसिक वाले पार्ट में हमने सिखाया भी था। तो अब यहाँ पे देखो 4 स्टूडेंट का डेटा आ गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा टेबल बनाते हैं। तो अब इसी डेटाबेस के एसक्यूएल में जाएंगे, ग्रेड्स, और ग्रेड्स में डेटा को इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास टेस्ट के लिए स्टूडेंट और ग्रेड का डेटा आ गया। इस डेटा का पर्पस क्या है? इस डेटा का पर्पस ये है कि हम लोग एक ऐसा टेबल बनाएं, इन दोनों टेबल को मर्ज करके या ज्वाइन करके, जो एक बड़ा टेबल हो, और उस बड़े टेबल में हमें स्टूडेंट का नाम, आईडी, क्लास और ग्रेड भी दिखाई दे। यहाँ ग्रेड नहीं दिख रहा ना, क्योंकि ग्रेड जो है वो दूसरे टेबल में दिया गया है। ठीक है, सो इसलिए इसको हमने ऐसा बनाया। तो हम यहाँ पे अब एक एसक्यूएल क्वेरी लगाते हैं। मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, एस एफ जे ओ, सेलेक्ट फ्रॉम ज्वाइन ऑन। ओके, तो सबसे पहले सेलेक्ट में वो कॉलम लिख लीजिए जो आपको सेलेक्ट करने हैं, दोनों टेबल से। तो हमने कहा सेलेक्ट स्टूडेंट्स में से स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट्स में से स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट्स में से उसकी क्लास, और जो ग्रेड्स टेबल है उसमें से ग्रेड। ये आप लोग की क्लियर है कि नहीं? प्लीज रिस्पॉन्ड। ईशा, शुभम, ये Yes. पहली लाइन, राइट? पहली लाइन में आपने सारे वैल्यूज को केवल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब एस करने के बाद एफ करेंगे, फ्रॉम। तो फ्रॉम में हमने कहा कि जिस भी टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे ना फ्रॉम के साथ, वो हमारी लेफ्ट टेबल हो जाएगी। सो लेफ्ट टेबल का मतलब क्या रहेगा कि ऐसे देखते हैं तो ये दो टेबल बनाते हैं इस डेटा के हिसाब से। यहाँ पे ये मान लो स्टूडेंट्स है, इसको एस कहते हैं। ठीक है, एस माने स्टूडेंट, और इसको कहेंगे जी, ये ग्रेड है मान लो। ठीक है, फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं। ये स्टूडेंट है, ये ग्रेड है। स्टूडेंट और ग्रेड में हमें पता है कि कुछ कुछ कॉमन वैल्यूज हैं। ठीक है, सो हमारे डेटा के अनुसार कॉमन वैल्यूज क्या क्या है, देखिए। 1 2 3 4 किस में है? हमारे एस में। और 1 2 5 किस में है? जी में। तो यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि 5 ऐसा है जो ग्रेड में है और स्टूडेंट में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 5 लिख दिया। 1 और 2 ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, 1 और 2 दोनों में कॉमन है, स्टूडेंट में भी है और ग्रेड में भी है। देखिए 1 और 2 यहाँ भी है, 1 और 2 यहाँ भी। 3 और 4 ऐसा है जो, ये 3 और 4 ऐसा है जो स्टूडेंट में है पर उसमें नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया। तो बेसिकली इस तरीके से आप पता करेंगे कौन कौन से कॉमन है। ठीक है, तो अब अगर हमने इनर लगाया, इनर, ठीक है, तो वैलिड डेटा की बात कर रहे हैं। अगर हमने इनर लगाया तो इनर में 1 और 2 ही आएगा केवल। लेफ्ट लगाया तो लेफ्ट में क्या क्या आएगा आप बताइए, व्हाट विल कम इन लेफ्ट? मैंने कल बताया लेफ्ट ये है, तो लेफ्ट में क्या क्या आता है? 3 4 1 2, राइट? क्योंकि ये दोनों भी आएगा, ये दोनों भी आएगा। ठीक है,
और राइट में क्या क्या आएगा? जो राइट में हो और कॉमन हो, क्या क्या आएगा? 5412 सर, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, 125। हाँ हाँ वही। देखो, लेफ्ट को हम ऐसा इस टेबल के दो रंग बना देते हैं, ठीक है? इसको हम लोग दो रंग में बना देते हैं। इनर तो आप लोग को पता ही है, वन। लेफ्ट को येलो रंग बना देते हैं। ये येलो लेफ्ट हो गया, और इसे हरा रंग बना देते हैं। हरा रंग डाला तो ये हो गया। तो राइट जो है वो हरा रंग हो गया, ठीक है ना? और लेफ्ट जो है वो ये हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? सॉरी, राइट, लेफ्ट। ये क्लियर है? लेफ्ट ज्वाइन में जो लेफ्ट टेबल, देखो लेफ्ट टेबल कौन सा है जिसको हम फ्रॉम के साथ लिख रहे हैं? तो लेफ्ट टेबल स्टूडेंट। स्टूडेंट में 3 4 1 2 है, ठीक है? राइट में क्या है? ये है। सो अब हम लोग इसको रन करते हैं। सेलेक्ट हमने कर लिया फ्रॉम स्टूडेंट्स, लेफ्ट। और फिर हम अगर कहते इनर ज्वाइन, ठीक है, इनर ज्वाइन, तो एस एफ जे हो गया और ऑन हो गया। अब दोनों में क्या कॉमन है? कैसे लिखेंगे कि स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी जो है वो ग्रेड वाले टेबल की स्टूडेंट आईडी के बराबर है। ये लाइन समझ में आ रही है कि नहीं? एक एक लाइन समझते हैं। ऑन वाली लाइन समझ में आ रही है कि नहीं? ऑन स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू ग्रेड डॉट स्टूडेंट आईडी, मतलब दोनों टेबल में कौन सा कॉलम है जिसकी वैल्यू बराबर है? तो यही है ना? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? कि हम कुछ और कॉलम का नाम लिख सकते हैं। आप खुद देखिए ना, यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे भी। तो दोनों में जो कॉमन है, इसको जब हमने करके गो किया तो बहुत अच्छे से एरर आया। अब चेक करते ये एरर क्या आया। हमने देखो यहाँ ऐसे, यहाँ पे इनर ज्वाइन की टेबल का नाम ही नहीं लिखा, तो हमने कहा फ्रॉम स्टूडेंट और इनर ज्वाइन ग्रेड्स, ये भी तो लिखना पड़ेगा। तो इनर ज्वाइन ग्रेड्स और इसको गो किया। कई बार ये एरर से हमें पता लगता है। अब देखिए 1 2 आया, देखिए हमारे असम्पशन के हिसाब से इनर में क्या आया? 1 2। क्लियर है? क्योंकि 1 2 ही तो दोनों टेबल में कॉमन है। स्टूडेंट आईडी 1 और स्टूडेंट आईडी 2 ही दोनों में कॉमन है, जो हमने वेन डायग्राम में भी देखा। अब लेफ्ट लगाएंगे तो क्या आना चाहिए? 3 4 1 2, ठीक है? तो बस इसी में ही आपको क्वेरी को एडिट कर लेना है और यहाँ पे लगा देना है लेफ्ट ज्वाइन। तो स्टूडेंट लेफ्ट में आ जाएगा। और ये देखिए 3 4 1 2, 1 2 3 4 तो आया, मगर 3 4 का तो ग्रेड ही नहीं पता है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 4 का ग्रेड है नहीं, तो उसके ग्रेड में नल आ जाता है। छोटा सा नोट बना लीजिए कि अगर हम लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन लगाते हैं, तो लेफ्ट ज्वाइन में अगर हमने लगाया और राइट वाले टेबल से उस पर्टिकुलर आईडी की वैल्यू नहीं है, तो वहां पे नल आ जाएगा, ठीक है? नल का मतलब नॉट अवेलेबल, नॉट वैलिड, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है? नल वैल्यू, ठीक है? और इसी तरीके से अगर हम राइट लगाते हैं, तो हमने अभी बताया कि राइट के केस में 1 2 और 5 आएगा। पर 5 वाले आईडी का तो जो है क्लास ही नहीं पता है, नाम ही नहीं पता है, तो क्लास और नाम में ना लाएगा। देखिए राइट ज्वाइन लगाएंगे तो बस इतना बताइए कि 5 किसी स्टूडेंट की आईडी है, ये देखिए, तो उसकी ना आईडी पता है ना कुछ पता, बस उसकी ग्रेड आ रही है, ठीक है? तो ये है। सो इस तरीके से क्या हो रहा है कि इस तरीके से आपके स्टूडेंट और ग्रेड्स के बीच में एक ऐसा डेटा आ गया है जो डेटा वैलिड ही नहीं है, ठीक है? 5। तो इसीलिए हम लोग फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाते हैं
फॉरेन की कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि अगर वो आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है स्टूडेंट की, तो उसका ग्रेड जुड़ेगा ही नहीं। जैसे हम दिखाते हैं, जैसे नॉर्थविंड डेटाबेस में कैटेगरी, यहाँ बताओ कितनी वैलिड कैटेगरीज हैं आपको जो दिख रही हैं, बताइए कितनी वैलिड कैटेगरीज हैं? 1 से लेके 9, राइट? 9 कैटेगरीज है, डू यू एग्री? यस। अब यस। राइट, अब हम, और यहाँ पे प्रोडक्ट है, यानी हर प्रोडक्ट किसी कैटेगरी का है, ठीक है? तो अगर हम 10 कैटेगरी का प्रोडक्ट डालें, तो हमने जैसे कहा प्रोडक्ट नेम एलईडी टीवी, एक एग्जांपल, तो ये देखो, ये उसके अलावा कुछ सेलेक्ट ही नहीं करने देगा। ये देखो, समझ रहे हो आप बात? ये आपको सीधे दिखा रहा है 1 to 8, दिखा रहा है 1 to 9, ये आपको गलत वैल्यू सेलेक्ट ही नहीं करने देगा, तो आप यहाँ लिख ही नहीं सकते। और अगर आपने लिख भी दी, मान लो हम ऐसे कुछ ब्लैंक कैटेगरी लिख देते और गो करते हैं, तो कह रहा है कि इनकरेक्ट वैल्यू फॉर सप्लायर आईडी, ठीक है, ऐसे वो इनकरेक्ट वैल्यू देने लगेगा, ठीक है ना? एम्प्टी वैल्यू आप डाल ही नहीं सकते क्योंकि एम्प्टी आईडी हो नहीं सकती है। सो आपको सही आईडी ही ऐड करनी पड़ेगी। तो ये किससे होता है? फॉरेन की कंस्ट्रेंट से। तो जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट करते समय इसीलिए हम लोग फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाते, ताकि ऐसा प्रोडक्ट कोई जुड़ ही नहीं सके जिस प्रोडक्ट में गलत कैटेगरी आईडी चली जाए। कैटेगरी टेबल में आप कितने भी कैटेगरी जोड़ सकते हैं क्योंकि ये मास्टर टेबल है। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक 9 प्रोडक्ट हैं, ठीक है? अभी देखिएगा, तो अगर हम कहते हैं कि सेलेक्ट कैटेगरीज डॉट कैटेगरी नेम, हम कहते हैं कैटेगरी से कैटेगरी का नाम बताइए, और प्रोडक्ट से प्रोडक्ट का नाम बताइए, तो सेलेक्ट हो गया फ्रॉम कैटेगरीज। तो अगर फ्रॉम ए किया तो ज्वाइन बी कर दो, तो लेफ्ट ज्वाइन प्रोडक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट डेटा फ्रॉम 1 एंड ज्वाइन सेकेंड, ऑन, अब ऑन कर रहे हैं, ठीक है? हमने कह दिया कि कैटेगरीज में से जो कैटेगरी आईडी है वो ही प्रोडक्ट में भी कैटेगरी आईडी है। आपको जो लास्ट लाइन है उसमें दोनों में जो कॉमन वैल्यू है उसको करना है। जब आप करेंगे तो ये देखिए सभी के वैल्यू आ गए, ठीक है? इसमें जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक आ रहा होगा ना, वहां नल लिख के आ रहा होगा, ये देखिए, क्योंकि इस कैटेगरी का कोई प्रोडक्ट ही नहीं। तो ये तो हो सकता है कि भाई आपने अभी कैटेगरी जोड़ दी है, अभी उसमें प्रोडक्ट नहीं जोड़ा है, पर ये कभी नहीं हो सकता है कि आपने प्रोडक्ट जो है बिना कैटेगरी के जोड़ दिया। तो ये जो टेबल होती है, ये जो है एक ट्रांजैक्शनल टेबल या उस पे आश्रित टेबल है, कैटेगरीज पे पूरी तरह से निर्भर करती। और जो कैटेगरीज टेबल है, ये आपकी जो है एक मास्टर टेबल जैसी है, इसमें आप डेटा कैसे भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। एक और उदाहरण करते हैं, ठीक है? अब देखिए, ऑर्डर टेबल में ऑर्डर कौन दे रहा है? कस्टमर दे रहा है। और ऑर्डर को, अब ये कस्टमर का बाकी डेटा कहाँ है? मान लो इसमें से मैं कहूँ कि कस्टमर का नाम और कस्टमर का सिटी बताइए, तो आप बता पाएंगे? बताइए, प्लीज बी रिस्पॉन्सिव। अगर मैं आपको कहूँ कस्टमर का नाम और कस्टमर का सिटी बताइए, तो इस अकेले टेबल से आपको पता लगेगा? नो सर।
अकेले से तो नहीं पता लग रहा है, तो ये क्या करना पड़ेगा, मर्ज या ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे देखिए, सो हम ऐसे लिखेंगे, सेलेक्ट ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी कॉमा ऑर्डर्स डॉट, हम ना इसकी आईडी और डेट ले लेते हैं कि ये किस डेट को आया, और फिर क्या लिखेंगे, कस्टमर से कस्टमर की का नाम और कस्टमर से उनका सिटी। कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है कि सिर्फ सिटी लिख देना है। जैसे आप जब अकेले टेबल से डेटा उठाते हैं तो आप सिर्फ टेबल का नाम सिर्फ कॉलम का नाम लिख सकते हैं। पर आप जब मल्टीपल टेबल से डेटा उठाते हैं तो मल्टीपल टेबल से डेटा उठाते वक्त आपको हर टेबल और उसके कॉलम को इस तरीके से लिखना है, जैसे क्लास और उस क्लास का ऑब्जेक्ट या प्रॉपर्टी, ठीक है, वैसा उठाना है। फ्रॉम ऑर्डर कर दिया, इनर ज्वाइन, अगर हमें सिर्फ इनर ज्वाइन करना है तो हम ज्वाइन भी लिख सकते हैं, फ्रॉम ऑर्डर ज्वाइन कस्टमर्स ऑन, ठीक है। ऑन में क्या लिख दें, यहाँ पे ऑन में हम क्या लिखेंगे, क्या बोला, सर ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। बिल्कुल सही। तो आपने लिखा ऑर्डर्स में से जो कस्टमर आईडी है ऑर्डर में है, वही सेम आईडी कस्टमर में भी है, ठीक है। ऐसा किया, जैसे ही आप करेंगे ये देखिए आपको पता लगने लगा। अब ये तो हम लोग ने सीख लिया, ये कमांड भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और अभी आप लोग को शेयर भी कर देंगे। तो ये 3 जैन एसक्यूएल क्लास के नाम से सेव हो जाएगा, 2025 3 जैन है। अब इसमें देखो क्या है, एक और चीज, अब यहाँ पे हमारे कस्टमर के नाम, ऑर्डर आईडी सब कुछ आ गया। बाय डिफॉल्ट ये जो डेटा है ये सॉर्टेड काहे में है, ऑर्डर आईडी में, आप देख रहे हैं ऑर्डर आईडी में सॉर्टेड है। अगर मान लो मैं इसमें ऐसे लिख दूँ कि सेलेक्ट कंपनी नेम कॉमा दिस, ऐसे चेक करते हैं क्या होता है। अब देखो कंपनी नेम आने लगा, ठीक है। ऑर्डर आईडी अभी भी सॉर्टेड ही है, देखो दिख रहा है, 48 49 50 51 52। अब कोई कहे कि भैया हम चाहते हैं कि कस्टमर या कंपनी नेम के द्वारा सॉर्ट हो, तो जब आपने अपना एस एफ जे ओ वाला सीक्वेंस फॉलो कर लिया ना, एस एफ जे ओ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑर्डर बाई है वो आप इसके बाद लगाएंगे, ठीक है। और ऑर्डर बाई में कैसे लिखेंगे, पूरा यही कॉलम और असेंडिंग। असेंडिंग मतलब अगर किसी कस्टमर के कंपनी का नाम ए से आ रहा है तो पहले और जेड से आ रहा है तो लास्ट में। जब आप ऐसा करेंगे तो आज आप ये भी सीख रहे हैं कि ज्वाइन लगाने के बाद कैसे ऑर्डर करना है, ये देखिए। तो कंपनी नेम जिसका ए से शुरू हो रहा है, एल्फ्रेड पोटेस्किस्टे एना ट्रुजिलो, और जब उनके कंपनी का नाम ऑर्डर हुआ तो वो किस शहर के, वो तो ग्रुप अपने आप बन ही रहा है, ठीक है। ये अगर कोई आपसे कहता है कि नहीं शहर के नाम द्वारा करिए, ठीक है, तो अभी जैसे हम इसको भी सेव कर लेते हैं यहाँ पे, कि जब इसका क्या है, ऑर्डर बाई इन ज्वाइन, तो जब भी आपको ऑर्डर बाई करना है तो ये लास्ट में लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि ऑर्डर बाई को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल आखिरी में ऑर्डर बाई को लिखना है, ठीक है। जब आपका एस एफ जे ओ का सीक्वेंस पूरा हो जाए तो आपको ये पूरा करना है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए हमें ऑर्डर बाय कस्टमर डॉट सी टी करना है, वो तो फिर आपका बड़ा इजी हो जाएगा। ऐसे अगर आपको डिसेंडिंग करना है, ठीक है, तो आप ऐसे डिसेंडिंग
ये कर दिया आपने। तो सिटी का नाम डिसेंडिंग, ठीक है। इस तरीके से आपका एक ऑर्डर बाय क्लॉज जो है यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक इसी तरीके से जैसे हमने ऑर्डर बाय लिखा था, अगर किसी ने आपको कंडीशन दे दी कि उनके कस्टमर का नाम, वो सब तो ठीक है, पर उन कस्टमर का शहर जो है वो लंदन में हो, तो आप ऐसे लिख देंगे वेयर। ये भी आप ज्वाइन ऑन के बाद ही लगाएंगे, ठीक है। तो ज्वाइन ऑन, फिर डब्ल्यू आएगा या, और अब अगर कस्टमर के सिटी का नाम लंदन है तो डेटा ये आ गया, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो इनके नाम को, तो कोई कह दे कि अब ऑर्डर आईडी को असेंडिंग या डिसेंडिंग लगाइए, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाय कस्टमर्स, सॉरी ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी डिसेंडिंग। तो ऑर्डर आईडी उल्टी हो जाएगी सबसे बड़ी सबसे बाद में, ये देखिए। तो 10,000 से शुरू हुआ था, 11,057 से चालू हो गया। तो ऐसे हमें क्या पता लगा, सीक्वेंस याद रखिएगा, और आज आप लोगों को बहुत ध्यान से ये सीक्वेंस याद रखना है। आज आपका होमवर्क यही रहेगा। देखो सीक्वेंस कैसा हमने बनाया, जब सिर्फ ज्वाइन लगाए तो सेलेक्ट फ्रॉम ज्वाइन ऑन, यानी एस एफ जे ओ हो गया हमारा। जब हमने ऑर्डर बाय अकेला लगाया केवल, तो एस एफ जे ओ ओ हो गया, ठीक है। और जब हमने वेयर लगाया, यानी कोई कंडीशंस भी आई, तो यहाँ पे वेयर सिटी ऐसा एक कंडीशन आई, तो ऑर्डर बाय और लास्ट में चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि एस एफ जे ओ तो रहा ही, पर वेयर और ऑर्डर का जो सीक्वेंस है वो, उसमें वेयर पहले आएगा, ऑर्डर बाद में आएगा। अगर वेयर है ही नहीं तो ऑर्डर लिख देंगे, अगर वेयर है तो वेयर पहले आएगा, ऑर्डर बाद में आएगा। अब एक और चीज, अगर हम उल्टा कर दे तो हम कह दे ये अब नहीं मानेंगे बात, ऑर्डर पहले लिख देते हैं, तो देखो खुद ही कह रहा है अनएक्सपेक्टेड ऑर्डरिंग ऑफ क्लॉजेस, मतलब आपने वेयर क्लॉज को गलत लगा दिया है, तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। और जो लिमिट होता है, लिमिट का काम क्या होता है कि जितने भी रिजल्ट आए हैं, जैसे अभी टोटल 46 रिजल्ट आए हैं, तो जितने भी रिजल्ट आए हैं उनको लिमिट कर दो, यानी 10 कर दिया, जैसे हमने 10 लिमिट 10। तो अब टॉप 10 आगे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो लिमिट जो होता है वो सबसे आखिरी में आता है इस सीक्वेंस में। तो यहाँ पे विद वेयर ऑर्डर बाय एंड लिमिट तीनों लगा देंगे, तो ये आपका सीक्वेंस होगा एस एफ जे ओ डब्ल्यू ओ एल। तो आज आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। जॉइंस में अभी हम लोग 2 टेबल जॉइंस पढ़ रहे हैं, 3 टेबल जॉइंस भी होता है, पर हम चाहेंगे कि पहले आप लोग इतने को प्रैक्टिस करिए और हमें बताइए कि आप लोगों को इतना पार्ट जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया या नहीं। और फिर हम लोग जो है 2 और 3 टेबल, जो ये तो 2 टेबल हो गया, 3 टेबल ज्वाइन, 4 टेबल ज्वाइन सब सीखेंगे। देखो क्या है, जो नॉर्थविंड डेटाबेस है, जैसे हम इसका ईआर डायग्राम खोज लेते हैं, विकीवर्सिटी वाली साइट पे है, हमने पहले दिन भी बताया था। सो यहाँ पे आप देखिए, इसके आठों के आठों टेबल आपस में जुड़े हुए हैं, देखो। तो एक तरीके से तो हम आठों टेबल को ज्वाइन करके एक मेगा टेबल बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें सप्लायर की सारी डिटेल हो, कैटेगरीज की सारी डिटेल हो, प्रोडक्ट की सारी डिटेल हो, ऑर्डर आईडी की डिटेल हो, ऑर्डर्स, कस्टमर, सारी की सारी डिटेल हो, ठीक है। मैं ऐसा एक मर्ज डेटा दिखाता हूँ, जो इस डेटा सेट का तो नहीं है मगर इसी तरीके का है। उस डेटा सेट में देखो ऑर्डर है, देखो,
तो यहाँ देखो क्या है, ऑर्डर आईडी भी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, शिपिंग मोड है, कस्टमर की आईडी भी है, कस्टमर का नाम भी है, ठीक है, प्रोडक्ट की सेगमेंट है, प्रोडक्ट की कंट्री है, मतलब किस कंट्री से प्रोडक्ट ऑर्डर किया गया, किस सिटी से, किस स्टेट से, ये सारा कस्टमर से आ रहा है डेटा। फिर प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरी कैटेगरी से आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम आ रहा है प्रोडक्ट टेबल से, सेल क्वांटिटी ये ऑर्डर डिटेल से आ रहा है, ठीक है ना। सो ये उसी तरीके का एक डेटाबेस है। तो वो जो टेबल हमें दिखा सैम्पल सुपर स्टोर वाला, जो हमने पहले के अपने टैबलो के, पावर बीआई के कई वीडियोस में भी सिखाया है इसको, तो उसमें जो डेटा है वो एक्चुअली ऑलरेडी मर्ज्ड है। पर यही डेटा अगर एसक्यूएल में होगा तो एसक्यूएल में इस तरीके से होगा। हमारे पास अपना भी ईआर डायग्राम है, ये देखिए ऐसा, इसको थोड़ा हमें वो करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सारी टेबल किस तरीके से आपस में रिलेटेड है। सॉरी फॉर द नॉइस कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। ये सब यहाँ पे भी है। तो हम लोगों को ये सीखना है 3 टेबल ज्वाइन, 4 टेबल ज्वाइन, सब सीखना है। पर उससे पहले आप लोगों को 2 टेबल ज्वाइन पे अच्छा कमांड पाना है। ओके, सो लर्न ऑल ऑफ दिस। और जो लोग भी अभी लाइव क्लास में आप लोग जुड़े हैं, तो आप लोग वो करके दिखाइए, ठीक है। जितना भी आपको टास्क दिया, आपके पास डेटाबेस ऑलरेडी है, इन टेबल्स को ज्वाइन करके दिखाइए। और जो 50 नॉर्थ विंड वाला आपको दिया गया था, तो इसमें आप देखेंगे कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें ज्वाइंस का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ज्वाइन का इस्तेमाल होगा। मैं बताता हूँ कि इसमें ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, create a report that shows order ID, contact name, unit price, quantity, discount from the order details, orders and customers table। ठीक है, इसमें 3 टेबल का ज्वाइन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कस्टमर आईडी, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट टाइटल, एड्रेस, सिटी, कंट्री, ऑर्डर डेट, यहाँ पे भी 2 टेबल ज्वाइन हुई है। तो ये सारे क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि ये सब ज्वाइंस है, और व्यू भी हम लोग सीखेंगे। सो अभी आप लोगों को जो मैंने आज 2 ज्वाइन कराए हैं वो आप कीजिए, और फिर बताइएगा कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।